ईरान ने कैसे इज़राइल के आसपास के देशों में अलग अलग फोर्सेस को सपोर्ट किया है और उसके ज़रिए इज़राइल एक बड़ी समस्या का शिकार हुआ है। इज़राइल का नक्शा देखिएगा और इस नक्शे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा इज़राइल है, आप देखते होंगे, और ये भूमध्य सागर है। ये जो लाल पट्टी है, ये गाज़ा पट्टी है, लगभग 41 किलोमीटर लंबी है और कहीं 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, कहीं 8-9 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। और ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, इसको फ़िलिस्तीन का हिस्सा कभी कहा जाता था। अब वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं और गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी मूल के लोग हैं, लेकिन गाज़ा पर हमास का 2004 से कब्ज़ा है। तो यहाँ का जो नियंत्रण है वो हमास करता है। अब वो लेबनान आप देखिए उत्तर में है, इज़राइल के उत्तर में। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह शिया डोमिनेटेड मिलिशिया है और उसको ईरान का समर्थन है। यहाँ जो गाज़ा पट्टी में हमास है, इसको ईरान का समर्थन है। और एक देश जहाँ हूती हैं, यमन, तो जब आप नक्शा देखते हैं तो अरब और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में जो मेडिटेरेनियन सी जाता है, जो आगे सुएज़ नहर मिलती है, तो आमने सामने आप देखें दो देश, यमन जो है वो समंदर के किनारे है और सोमालिया भी अफ्रीका में किनारे किनारे है। और ये सबसे पहले मिलते हैं दोनों देश, सोमालिया के समुद्री लुटेरे और यमन के हूती। यह दोनों जो है इस समुद्री रास्ते पर लगातार हमला करते हैं। तो यमन के हूती भी इजराइल विरोधी हैं और वो भी ईरान समर्थित हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह भी ईरान समर्थित हैं और वो इजराइल विरोधी हैं। और हमास है। तो दरअसल आप देखेंगे तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन ये लड़ रहे हैं ना। उसमें कोई देश आपको दिखेगा, लेकिन ये सब इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इजराइल के सामने समस्या बहुत बड़ी है कि वो कई मोर्चों पर है। और ईरान जो कि दूर का देश है, अगर ईरान से आप इजराइल आना चाहते हैं तो बीच में इराक जैसा बहुत बड़ा देश होता है, तो ज़मीनी रास्ते से ईरान लड़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए लेबनान और गाज़ा पट्टी, इन दोनों में उसने दो ताकतें खड़ा कर दी हैं जो इजराइल के खिलाफ लगातार लड़ रही हैं। और आज की तारीख में इजराइल के भीतर जो सरकार है नेतन्याहू की, उसकी मुसीबत ये है कि उसके जो 106 लोग बंधक हैं, 6 बंधकों की बेरहमी से बर्बर हत्या कर दी है हमास ने। उनकी बॉडी मिली है, एक अमेरिकी नागरिक है उसमें से। अमेरिका और इजराइल दोनों आपस से बाहर हैं, लेकिन दोनों को पता है कि अभी 100 से अधिक बंधक हमास के कब्जे में हैं। और हमास का जो चीफ है याह्या सिनवार, वो आज की तारीख में हाथ नहीं है। अगर वो हाथ लग जाए जिंदा तो बहुत सारी बातें मनवाई जा सकती हैं, लेकिन अभी स्थितियां हमास के हक में आपको दिख रही हैं और इजराइल के खिलाफ। भले इजराइल की फोर्स बहुत ताकतवर है, उसने पूरा तबाह कर दिया है, लेकिन इजराइल के भीतर जिस तरह से लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, 5 लाख लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार है जिन 6 दलों से चलती है, उन 6 दलों के बीच में अब खटपट सी हो गई है। और कैबिनेट के भीतर डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच में तनातनी सी रह गई। इसलिए इजराइल के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। यह किस मोड़ पर जाएगा, मैं अपने दोनों मेहमानों से 1-1 मिनट के लिए कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल साहब, इस वॉर को आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? ये मुझे लगता है ये हो सकता है कुछ महीने चलता रहे, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी हमास की हालत जो है वो भी अभी कमज़ोर होती जा रही है और वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। जहाँ तक इसराइल की बात है, उनके लिए हारना कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर वो हार गए तो वो मर गए। बाकी जो फोर्सेस हैं वो तो उनको फिर ख़त्म कर देंगी। तो इसराइल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमास के लिए ये ऑप्शन है, वो अभी तक भी समझौता कर सकता है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया, जो मिस्र से उनका सप्लाई लाइंस जो आती है, वहां पर कभी भी इसराइल कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक बार वहां से कंट्रोल छोड़ दिया तो इनका रीसप्लाई सिस्टम शुरू हो जाता है। जी। तो वो तो करने नहीं देंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड आता रहेगा, लेकिन हथियार वगैरह नहीं आएंगे। और कुछ हद तक ही हमास की काबिलियत होगी आगे लड़ने की। वो दिन ब दिन वो कमज़ोर होते जा रहे हैं
और कभी न कभी मुझे लगता है उनको समझौता करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। कपूर साहब, बाइडेन के लिए एक मुसीबत ये है कि आप यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अब जिस तरह से रूस ने लगातार हमला तेज़ किया है, वहाँ भी आप फंसे हुए हैं, और गाज़ा पट्टी में इजराइल के साथ होने के बाद भी इजराइल फंसा हुआ है। तो दोनों मोर्चों पर जिन दो देशों का आप समर्थन कर रहे हैं, उन दो देशों के लिए आप कोई बहुत बड़ी जीत लेकर के अपना परचम लहरा पाएँ अमेरिका में, ये संभव होता हुआ सा नहीं दिख रहा है। तो आने वाले चुनाव भी बाइडेन के मुसीबत भरे हैं, और अभी वो गुस्से से अगर भरे हुए हैं तो उसका कारण भी शायद यही है उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि अब तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, कमला हैरिस हैं। तो जो मेरे दृष्टिकोण में इसका सुझाव होगा, अगर होगा तो एक तो जो शर्त बहुत ज़रूरी है, सारे मुस्लिम देशों को मानना है कि इज़राइल राइट टू एग्जिस्ट, उनका जीने का जो हक है, वो उनको कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि हमास के चार्टर में ये लिखा हुआ है कि इज़राइल कैन नॉट एग्जिस्ट और हम ज्यू को मारेंगे। तो ये उनका ब्रीफ है, उनका चार्टर है, उनका दिमाग में जो सोच है, विचार है, उससे भरा हुआ है कि ज्यू को हम जिंदा नहीं रहने देंगे और इजराइल को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। तो ये एक बदलाव बहुत ज़रूरी है, जो पूरे दुनिया को प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है ईरान पे और बाकी देशों पे, कि पहली जो शर्त है वो इजराइल को एग्जिस्ट करने का हक बिल्कुल उनको मंजूर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से जैसे वो मंजूर होता है तो एक फिलिस्तीनी स्टेट को एग्जिस्ट करने का हक फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जब भी पैलेस्टीन स्टेट की बात हुई है उन्होंने उसको नामंजूर कर दिया है, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है इजराइल का एरिया उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और उसको फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं जी। तो वो अब नामुमकिन है, ये उनको समझना पड़ेगा। और फिलिस्तीन स्टेट इजराइल के अलावा जो एरिया है उसके ऊपर फिलिस्तीन स्टेट का एग्जिस्टेंस को लागू करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है, दोनों स्टेट्स को नॉन वायलेंस तरीके से आपस में सुलझाव करके जीना पड़ेगा। और ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है जिससे बम बारूद भी आता है, आपने तो कहा सारा एड भी आता है, बट उससे सारा बम बारूद भी आता है, वो रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनका जो मोटिव्स है नेक है और देश के हित में है और लोगों के हित में है, तो उनको फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को टेररिज्म के और पे ज़्यादा जी, जोर से ले जाए। तो एक तो ये हुआ ये तो कुछ इजराइल पैलेस्टीन का एरिया का बात। यूक्रेन में भी जो इशू है वो अगर यूक्रेन के यूक्रेन के पक्ष से ये कह दें कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, या यूक्रेन खुद कह दे कि हम नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे, तो वहाँ पर युद्ध इमीडिएटली समाप्त हो जाएगा। तो जी। बट उसमें नुकसान ये बहुत है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ का, उनका जो सारा शेयर स्टॉक्स इतना हाई हो गया है, और सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट है कि ये वॉर चलते रहे और रूस उसमें हल्का सा थोड़ा बहुत कमजोर भी होता रहे, ताकि हम लॉन्ग टर्म में रशिया को और भी ब्रेकअप कर सकें, तो उनके हित में नहीं है। जी, तो ये इसके लिए दोनों स्थितियां हैं। दरअसल जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें डिप्लोमेसी उसका एक पार्ट भी होता है। दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे, क्योंकि युद्ध चलने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन इंसानियत हमेशा नुकसान उठाती रहती है। और ये दोनों युद्ध, यूक्रेन और गाज़ा पट्टी, अभी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके चलते सप्लाई चेन भी बहुत हद तक डिस्टर्ब होता है, और कई हिस्सों में उसके बाद दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, और इंसान जो है उसका शिकार होता है।